नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके सवालों पर, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात पर और हर उस टॉपिक पर जिसके जरिए आप अपने निवेश को और बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने गोल्स को अचीव होता हुआ देख सकते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और उनसे हम बातचीत करते रहते हैं आपके सवालों को लेकर और साथ साथ अलग अलग टॉपिक्स को लेकर भी। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, सीधे सीधे अपने म्यूचुअल फंड से जुड़े या किसी पर्सनल फाइनेंस के पोर्टफोलियो पर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप इन माध्यम के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक और एक्स के जरिए अपना सवाल भेज सकते हैं। आप आस्क आवाज योर मनी इस हैशटैग का इस्तेमाल करके हमें सवाल भेज सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर और साथ ही साथ 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमारे साथ अपना सवाल शेयर कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं हमारे जानकारों से। अलग अलग जानकार मौजूद रहते हैं हमारे साथ और आज बातचीत करने के लिए ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मठपाल सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे दर्शकों के सवालों को लेकर भी और साथ साथ कई रैंडम क्वेश्चंस को लेकर भी। पहले दर्शक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद भी हैं। दिल्ली से बातचीत करने के लिए विकास साहब हैं। विकास जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको मेल करा है और जो मेरा मेन सवाल है ये है कि पहले मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेता था, लेकिन अब आपके प्रोग्राम को ऑनलाइन देख कर तो मैंने अब खुद भी चालू करा है। तो एक तो मैंने पूछना था ये सारे पोर्टफोलियो मेरे ठीक हैं या नहीं, और मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ। अभी तक मैं एफडी और पीपीएफ में ज्यादा इन्वेस्ट करता था और अब मैं चाहता हूँ जी। तो आपको जो आप निवेश बढ़ाने की सोच रहे हैं, ये क्यों बढ़ाने की सोच रहे हैं? पहली चीज़ कि अब तक आप अगर एफडीज और पीपीएफ वगैरह में थे, सो सडनली म्यूचुअल फंड को लेके आपका रुझान इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा? नहीं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। जी, मैंने स्टार्ट तो 2017 से किया था, सिर्फ 1000 रुपए की एसआईपी से। लेकिन आज मैं चलते चलते 36,000 तक आ गया हूँ और मार्केट को देखते हुए और सब आप लोगों को देखते हुए अब मुझे लगता है शायद मैं एफडीआर में अपनी इन्फ्लेशन को देखते हुए अपना पैसा कटा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कुछ पैसा इसमें और बढ़ाया जाए बजाय एफडी के। तो आप 2017 से लेकर 2024 यानी करीब करीब 7 साल में आपकी एसआईपी 1000 से 36,000 हो गई और अभी आप और उसमें निवेश करना चाह रहे हैं। मतलब विकास जी, कोई घबराहट सो फार आपको फील हो रही है? नहीं, अभी तो कोई घबराहट नहीं है मेरे को। अच्छा, बीच में लॉस भी आया था काफी और नीचे भी आई थी मार्केट, लेकिन मैंने 1 रुपया भी इसमें से निकाला नहीं है। जैसा डिस्ट्रीब्यूटर कहता रहा मैं करता रहा, लेकिन अब मैं खुद उसको बताता हूँ। अभी जैसे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने 3 फ्लेक्सी कैप ले रखे थे, पराग, मिराई एसेट और क्वांट। तो मैंने उसको क्वांट भी बंद कराया है और मैंने मिराई भी उसको बंद कराया, सिर्फ एक फ्लेक्सी रखा है। तो मैं बहुत जानकारी आपसे जानता हूं। तो विकास जी, एक बहुत अच्छी चीज़ आपने, इनफैक्ट 2 अच्छी चीज़ें आज आपने हमें सिखाई हैं। पहला कि आपने पेशेंस मेंटेन रखा, पिछले 7 सालों में उतार चढ़ाव को देखकर आप कैरिड अवे नहीं हुए। 1 2 आपने विद टाइम अपने आप को इमर्ज करा दिया कि आप लर्निंग की साइड पे ज़्यादा चले गए इंस्टेड ऑफ अर्निंग। तो आपने खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया, खुद ही सीखना शुरू कर दिया और आप खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना भी शुरू कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें आपने बहुत अच्छी करी विद टाइम। अब रही बात आपके पोर्टफोलियो की, आपके गोल्स की और आपके बाकी निवेश की, उस पर हम राय लेंगे अपने जानकार से। हमारे साथ मौजूद भी हैं पंकज सर। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इनका पोर्टफोलियो आपको भेजा ही हुआ है। 41 साल इनकी उम्र है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात समझाई भी कि कैसे 2017 से लेकर 2024 तक की जर्नी इनकी रही है। 36,000 रुपये के आसपास इनकी मौजूदा एसआईपी है। 11.5 लाख रुपए का इनका मौजूदा पोर्टफोलियो है। 12 से लेकर 14 साल के लिए ये कितने कॉर्पस की उम्मीद लगाकर चले। इन्होंने कुछ अपने जो फ्लेक्सी कैप थे वो बंद करे, कुछ पोर्टफोलियोज में खुद ही बदलाव भी किए हैं, नया निवेश और बढ़ाना चाह रहे हैं और 36,000 को भी दुगना करके 75,000 तक अपनी एसआईपी ले आना चाह रहे हैं। इनके फंड्स आप देखिए कितने सही हैं, क्या फेरबदल की जरूरत है, क्या बदलाव करेंगे? सुमित जी नमस्कार। देखिए विकास जी, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, लेकिन जो आपका लोकेशन है वो मेजरली लार्ज कैप में है, हाइब्रिड में है, और जो फ्लेक्सी कैप फंड आपने लिया है इस वक्त पर जो आपके पोर्टफोलियो में है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसका भी मेजर एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में है। तो आपका पोर्टफोलियो इस वक्त के हिसाब से काफी अच्छा है। और जैसा आप कह रहे हैं कि आप जनरली एफडीज में इन्वेस्ट करते थे, अब आपने म्यूचुअल फंड में करना स्टार्ट किया है, बढ़ाना स्टार्ट किया है, तो आगे चलकर आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप को भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा ये देखना होगा कि स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा उतार चढ़ाव की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन यदि आप धैर्य रख सकते हैं, जैसा आपने कहा भी कि मार्केट की गिरावट में आपने पैसा निकाला नहीं, तो ऐसे में मैं कहूंगा कि थोड़ा आपको एलोकेशन उस तरफ भी बढ़ाना होगा। फिलहाल के लिए मार्केट लार्ज कैप के लिए अच्छा है, लेकिन आगे चलकर आपको थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाना होगा।
तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप इस वक्त पर, जैसा आपने क्वेश्चन में कहा है कि आप एसआईपी को बढ़ाकर 75,000 पर मंथ करना चाहते हैं, तो 36 ऑलरेडी है, 39,000 रुपीज आप और बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जैसे कि एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी प्लान, उसमें आप 14,000 पर मंथ ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड है, उसमें आप 15,000 पर मंथ की एसआईपी और ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मेरे एसेट फ्लेक्सी कैप फंड भी आपके पास में, उसमें 10,000 रुपीज आप ऐड कर सकते हैं। हालांकि आप कह रहे थे कि आपने अभी फ्लेक्सी कैप में एक ही रखा है, लेकिन जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें मेरे एसेट भी आपके पास में है, तो उसमें आप ऐड कर लीजिए, और नहीं है तो फिर जो दूसरे फंड है फ्लेक्सी कैप में, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये राय है आपके लिए। तो विकास जी, कुछ कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, और ठीक है, ये लर्निंग जर्नी है तो चलते रहता है। सो आप बहुत हद तक बेटर कर भी रहे हैं, मौजूदा स्थिति के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो अच्छा भी है। कुछ नए निवेश की आपने बात की, उसके लिए आपको पंकज सर ने बता ही दिया आप कहाँ निवेश कर सकते हैं। थोड़ा लार्ज कैप, थोड़ा स्मॉल कैप में आप एक्सपोजर रख सकते हैं। आमतौर पर क्योंकि हमारे पास जो सवाल आते हैं उसमें लोगों के पास स्मॉल कैप, मिड कैप ज़्यादा होते हैं, लेकिन कम सवाल आते हैं जहाँ पर हमारे पास लार्ज कैप ज़्यादा है। सो आप अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन और कर सकते हैं, और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। और जर्नी में हिस्सा बने रहिए, आगे भी सीखते रहिए, सिखाते रहिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों सवालों को भी अब शामिल कर लेते हैं। अंकुर हमारे अगले दर्शक हैं जो कि दिल्ली से सटे नोएडा से ही मौजूद हैं। जैन साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार जैन साहब। मैंने आपको पोर्टफोलियो भेजा है अपना। हाँ जी। तो उसमें मुझे जो है 2034 तक ये पैसा जो है सारा, मतलब तब तक मुझे इन्वेस्ट करके तब 2034 में चाहिए मुझे ये पैसा। ओके। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब मुझे वो थोड़ा सा पता करना था, या मुझे और कुछ इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना चाहिए या क्या है, तो उस पे आप अभी आपकी एसआईपी 31,000 रुपए के आसपास की चल रही है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। और आपका अभी का जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो करीब 11 लाख रुपए के आसपास है। 11 लाख है, हाँ। और आप 2034 में आपकी बेटी की पढ़ाई और रिटायरमेंट के लिए लक्ष्य साध रहे हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, क्या करना चाहिए पंकज सर? इनके पास जो फंड्स हैं उसमें कुछ स्मॉल कैप भी हैं, कुछ टेक्नोलॉजी फंड भी हैं, और स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप के फंड्स भी हैं। जो मैं इनके फंड्स देख रहा था उसमें ज़्यादातर स्मॉल कैप दिखाई पड़े मुझे, एटलीस्ट 3-4 स्मॉल कैप हैं। सो फार तो बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या फेरबदल की ज़रूरत है? मिड कैप, स्मॉल कैप से थोड़ा चलने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल सुमित जी, आपने सही ऑब्जर्व किया है। देखिए, किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में सभी तरह के सेक्टर, सभी तरह के मार्केट कैप होने चाहिए, और अपने रिस्क के लेने की क्षमता के अनुसार आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अंकुर जी, यदि आपने 31,000 की एसआईपी आप कर रहे हैं और उसमें से मतलब इतना बड़ा पोर्टफोलियो 11,000 रुपया आपका जा रहा है सिर्फ स्मॉल कैप में, तो ये शायद सही नहीं है। मतलब 35% एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो का स्मॉल कैप में हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि 31,000 के लिए 11 स्कीम ली हुई है, तो स्कीम भी ज्यादा है, और आपका जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो भी ज्यादा है, 3 स्कीम ली हुई है। तो पहला सजेशन यह है कि स्मॉल कैप में स्कीम कम करें। आप 3 में से अगर एक ही स्कीम रखेंगे तो बेहतर होगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसे कंटिन्यू करें, बाकी को आप स्टॉप कर सकते हैं। ये मेरी राय है आपके लिए। दूसरी बात, मिड कैप में आपका एक्सपोजर बहुत कम है, तो उसमें आप ऑलरेडी स्कीम है आपके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, उसमें आप एसआईपी का अमाउंट थोड़ा बढ़ा लें, तो मिड कैप में थोड़ा बढ़ जाएगा, स्मॉल कैप में कम हो जाएगा। ये मेरी राय होगी। दूसरी बात, जहां तक सवाल है आपके गोल का, तो यदि मैं 12% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो जितना आपने ऑलरेडी इकट्ठा किया है और ये एसआईपी, इसे मिलाकर करीब करीब मतलब 11 लाख रुपए आपने बताया है कि पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और 31,000 की एसआईपी है, तो ये होता है 10 साल में करीब 1 करोड़ रुपए। तो मेरे हिसाब से पैसा शायद ये काफी ना रहे, यदि आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के हिसाब से और बच्चे की एजुकेशन के लिए, तो थोड़ा एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाइए। हालांकि आपका दूसरा निवेश भी है, आपने बताया कि शेयर्स में भी है, पीपीएफ में है, एनपीएस में है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आपको स्टेप अप करना चाहिए, और इस वक्त पर ना सही तो हर साल जैसे आपकी इनकम बढ़े तब आप बढ़ाते रहें। यह आपके लिए मेरा सजेशन रहेगा। एक चीज़ और पंकज सर मैं और पूछना चाह रहा था, क्योंकि इन्होंने बहुत राइटली एलोकेट कर रखा है अपने पोर्टफोलियो को और सारे हिस्सों में भी, जिसमें इनके पास पीएफ भी है, पीपीएफ भी है, सुकन्या समृद्धि स्कीम भी है, गोल्ड भी है, एनपीएस भी है, एलआईसी भी है।
और टर्म इंश्योरेंस के अलावा अलग है, LIC का जो पैसा है वो शायद यूलिप में है, टर्म इंश्योरेंस अलग है, और इक्विटी में भी इनका 5 लाख का निवेश है। तो इन सब तरह के जो एलोकेशन है, क्या ये प्रॉपरली एलोकेटेड हैं, वन, और उसके साथ साथ क्या म्यूचुअल फंड को अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं तो म्यूचुअल फंड में भी प्रॉपरली एलोकेटेड है? क्योंकि एक तरफ तो ये सारे एसेट क्लास इन्होंने उठा लिए जितने एसेट क्लास होते थे, और दूसरी तरफ इन्होंने इक्विटी में भी हर तरीके का माध्यम उठा लिया, टेक्नोलॉजी फंड से लेके, स्मॉल कैप से लेके, मिड कैप से लेके, लार्ज कैप से लेके, फ्लेक्सी कैप तक। सो क्या ये प्रॉपरली हेज्ड है या ओवर हेज्ड है? देखिए, पहली बात तो ये कि शेयर्स में जो कहा कि 5 लाख का निवेश है, अब अगर आपका पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के बजाय के मुकाबले बेटर रिटर्न दे रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज तो शेयर्स के बजाय मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स यदि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें तो बेहतर है। मतलब यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी नॉलेज जो है वो फंड मैनेजर से ज्यादा अच्छी है, आप ज्यादा कमा सकते हैं, तब ठीक है, अदरवाइज छोटा निवेश मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में ही बेहतर रहेगा। दूसरी बात, टर्म इंश्योरेंस लिया है वो बहुत अच्छा किया, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की जो बाकी पॉलिसीज हैं, LIC की पॉलिसी, शायद उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो इंश्योरेंस का मकसद है वो टर्म इंश्योरेंस से पूरा हो जाता है। तो ये दो बातें हैं, और बाकी का जो निवेश है वो ठीक है, वहां सही है। रही बात म्यूचुअल फंड्स की, तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि एलोकेशन सही नहीं है, क्योंकि यदि आप 35% एलोकेशन स्मॉल कैप में कर रहे हैं, स्कीम आप मतलब 11 स्कीम ले रहे हैं 31,000 के लिए, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको यहां पर फेरबदल करने की जरूरत है। तो जैसा मैं अभी कह रहा हूं आपसे कि स्कीम थोड़ा कम कीजिए, स्मॉल कैप में 2 स्कीम, 1 स्कीम रखिए 3 के मुकाबले, मिड कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाइए, इससे आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। शॉर्ट टर्म में आपने देखा होगा कि मिड कैप स्मॉल कैप ने रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो आपके पोर्टफोलियो में सभी तरह के मार्केट कैप में एलोकेशन होना चाहिए, और ये वक्त जो है वो मेरे हिसाब से थोड़ा आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए स्मॉल कैप से, और लार्ज कैप में बढ़ाना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग है, पहले एक सवाल का जवाब था जहां पे लार्ज कैप से थोड़ा कम करके एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप में करिए, और दूसरे वाले सवाल का जवाब है जहां मिड कैप स्मॉल कैप से एक्सपोजर कम करके लार्ज कैप में करिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक अमरीश साहब का सवाल आया है अमृतसर से। इनकी उम्र 42 साल है और इनकी मंथली इनकम करीब करीब 1 लाख रुपए पर मंथ है। ये मंथली निवेश 43,000 रुपये के आसपास SIP के तौर पे कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू 17.5 लाख रुपए पहुंच चुकी है। 13 साल में 7 करोड़ का लक्ष्य ये साध कर चल रहे हैं, और करीब करीब 5% ये SIP बढ़ा भी सकते हैं, और पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की ज़रूरत आपको दिख रही है? ये पंकज सर आपसे सवाल है। इनके पोर्टफोलियो में भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ELSS फंड, मोतीलाल का मिड कैप, स्मॉल कैप के कुछ फंड्स हैं, फ्लेक्सी कैप के 2 फंड्स हैं, एनर्जी फंड भी है। सो यहाँ पर भी थोड़ा सा एलोकेशन में लार्ज कैप कम दिख रहा है, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा है, और एक सेक्टोरल फंड भी है। एक इंटरेस्टिंग पार्ट और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इन्होंने अपनी इनकम का 40% के आसपास का हिस्सा SIP में कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग वैसे तो, लेकिन क्या ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक कंसिस्टेंट तरीका है अगर अपनी SIP को कंटिन्यू करना है तो, या ओवर एक्सपोज है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेके? नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है, यदि आपकी क्षमता है, आप SIP कर सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। और दूसरी बात यह है कि SIP में कम या ज्यादा करना अमाउंट को बहुत आसान है। तो किसी वक्त पर यदि आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती हैं, और आप SIP कम करना चाहते हैं, तो आप सिंपली कैंसिल कर सकते हैं, अमाउंट को कम करके नई SIP शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि किसी भी वक्त पर जब तक आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, तब तक आप करते रहिए, क्योंकि ये कोई LIC जैसा नहीं है कि आपने पॉलिसी ले ली तो बीच में बंद करना मुश्किल है, फिर आप वहां पे अटक जाते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही किया हुआ है, 40% ऑफ द इनकम अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप करते रहिए, और कभी लगेगा तो फिर उसमें कम किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि देखिए यहाँ पर टारगेट जो लिया हुआ है वहां पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है गैप है। अगर अभी 17.5 लाख करीब इकट्ठा हुए हैं, और जो SIP अभी कर रहे हैं 43,000 की, अगेन में यदि 12% के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो ये जो अमाउंट इकट्ठा हो पाता है वो करीब हो रहा है 2.71 करोड़, 2 करोड़ 71 लाख, और जो टारगेट लेके चल रहे हैं 7 करोड़ का, वो काफी बड़ा है। तो यहां पर निवेश को अगर सच में इतने समय में आपको पूरा करना है, 13 साल में 7 करोड़, तो आपको SIP के अमाउंट को 3 टाइम करना पड़ेगा, और साथ में आप जो 5% के हिसाब से स्टेप अप कर रहे हैं वो तो करना ही करना है, लेकिन साथ में SIP के अमाउंट को 3 टाइम करना होगा, जो शायद पॉसिबल नहीं लग रहा है, पर कोई बात नहीं,
या तो आप अवधि बढ़ा दीजिए निवेश की, या फिर जो टारगेट है थोड़ा सा उसको कम कर सकते हैं, ताकि जो भी आपका गोल लेके चल रहे हैं उसको आप अचीव करें। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना करें, और भविष्य में इनकम बढ़ेगी तब आप बढ़ाते रहें। और थोड़ा सा मैं कहूंगा कि स्कीम सभी अच्छी हैं, लेकिन आपको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन दो फंड्स में एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाने की मैं राय दूंगा। जब भी बढ़ाना हो, अभी या आगे चलकर, इन दो स्कीम में आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, जब भी आपको सही समय लगे आप इनमें अपने निवेश को आप और बढ़ा सकते हैं। और 13 साल में 7 करोड़ का जो लक्ष्य है, जो आपने पहले से मेंशन किया हुआ है, उसको कैसे हासिल किया जाएगा, इसको लेकर भी पंकज सर की तरफ से आप राय सुन रहे थे। लेकिन पंकज सर, एक बात बताइए, अभी की इनकी एसआईपी के सिनेरियो के हिसाब से थोड़े स्टेप अप की ज़रूरत तो है, लेकिन ड्यूरेशन थोड़ा सा इन्होंने 13 साल का रखा है, तो क्या या तो थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा दें, वो इनके लिए काम नहीं करेगा, इंस्टेड अपनी एसआईपी के नंबर को और बढ़ाने की बजाय? बिल्कुल सुमित जी, मैंने वो मेंशन किया था कि या तो अवधि बढ़ाइए, और वरना इनकम बढ़ेगी तो बढ़ाइए। पर क्योंकि जिस हिसाब से टारगेट है और जो अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो जैसा आप भी कह रहे हैं कि यहाँ पर अवधि को बढ़ा लें, बट क्योंकि ये फोन लाइन पर नहीं है, तो हम जानते नहीं है कि क्या उसी वक्त पर पैसा चाहिए या फिर कुछ समय इनके पास आगे है। कई बार ऐसा भी होता है ना, कोई गोल ऐसा होता है जहां पर आपको उसी वक्त पर पैसे की जरूरत पड़ती है, भले ही आप कम हो आपके पास, बट वो काम आपको उसी वक्त करना है। तो हम नहीं कह सकते कि आप समय बढ़ा लीजिए। अदरवाइज समय बढ़ाएंगे तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप 12% की भी बात करें तो 6 साल में आप कह सकते हैं कि पैसा डबल हो जाएगा। तो इसके लिए अगर समय आपके हाथ में है तो ये आसान हो जाता है आपके लिए कि आप अपना गोल आसानी से अचीव कर सके। अच्छा, एक और चीज़ थी पंकज सर, अगर आप क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़ें तो उसमें उन्होंने एक चीज़ और मेंशन की कि करीब करीब 35 लाख रुपए के आसपास का एनपीएस में इनका एक मुश्त निवेश भी है, और मंथली निवेश या एनपीएस में करीब 22,000 रुपये के आसपास कर रहा है। प्लस इनके होम लोन की ईएमआई भी है जो कि 48,000 रुपये के आसपास है। उसके बावजूद भी यहाँ पे 40% ऑफ द इनकम ये एसआईपी में कर रहे हैं। सो ये चैलेंज तो इनके लिए है, ऑब्वियसली इन्होंने बहुत टाइट रोप में रहकर ये सेविंग कर रहे हैं और रिकमेंडेबल भी है ये काम। लेकिन यहाँ ईएमआई का रीपेमेंट ज़्यादा बेटर है या एसआईपी का रीपेमेंट? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा वो फंडा यूज़ कर रखा है कि जितना आपका ईएमआई जाता है उतना अगर आप एसआईपी कर दो तो कुछ सालों बाद आपका घर का लोन ऑलमोस्ट आपको फ्री भी जाता है, प्लस आपको रिवॉर्ड भी उसमें मिलता है। सो ये दोनों को ये कैसे बैलेंस करना चाहिए ना? बहुत ही सही क्वेश्चन है, और कई व्यूअर्स को फायदा होगा इससे। देखिए, कई बार हम ये कहते हैं कि अपना जो लोन है जल्दी पूरा कर दीजिए, बट आपको ये भी देखना है कि होम लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो शायद 9% के आसपास होगा, डिपेंड करता है 8.5 टू 9.5 के आसपास चल रहा है। तो 9% अगर हम एवरेज मान लें, और म्यूचुअल फंड्स में जो हमने देखा है इस वक्त पर जिस तरह का मार्केट परफॉर्म कर रहा है, अगर हम 12-15% की रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एसआईपी को जारी रखना, एसआईपी को बढ़ाना बेहतर है अपने लोन को रीपे करने के बजाय। इससे यह होगा कि कुछ समय के बाद आपके पास अच्छा कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा और तब आप अपने लोन को रीपे कर सकते हैं। तो फिलहाल लोन की ईएमआई जो है उसको चलने दें और एसआईपी को जारी रखें, उसको बढ़ाएं। और सुमित जी, एक बात और भी है, क्या होता है, देखिए आप एग्री करेंगे कि अपने हाथ में कैपिटल होना भी बहुत जरूरी है। यदि आप पूरे पैसे को लोन रीपे करने में यूज कर लें और साथ में लिक्विडिटी ना हो तो शायद वो सही नहीं रहेगा। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लोन की ईएमआई चलते रहने दीजिए, साथ में अपना अलग से कैपिटल बढ़ाते रहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था, इसलिए ये सवाल पूछना भी ज़रूरी लगा था पंकज सर से। खैर, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे पंकज सर से आगे भी कुछ और सवालों के ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे और साथ ही साथ उनके टॉप 4 फंड्स उस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर। अब देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं आपके सवालों को लेकर, और साथ ही साथ हम बातचीत कर रहे हैं पंकज मठपाल सर से अलग अलग रैंडम टॉपिक्स को लेकर भी, जो कि सवालों के बीच निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम बातचीत करेंगे अगले सवाल पर, जो कि हमारे साथ पूछने के लिए चंदन जी मौजूद हैं। चंदन नंदा जी हैं नोएडा से बातचीत करने के लिए। चंदन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो टुडे। थैंक यू चंदन जी। सर, मेरा सवाल ये है, करेंटली माय म्यूचुअल फंड होल्डिंग इज अबाउट 7 lakhs. Okay. And I'm investing about 25,000 a month in mutual funds. Okay. मेरे जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है वो 5,000 ईच इन कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड
इनमें 5,000 है, प्लस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड इसमें भी 5,000 है, क्वांट एब्सोल्यूट फंड में 2,000 एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में 3,000 मंथली है। मेरा एम है इन नेक्स्ट 20 to 25 ईयर्स अराउंड 10 CR प्लस में 10% स्टेप अप एवरी ईयर कर सकता हूँ। तो चंदन जी मेरे दो सवाल हैं। पहला 20 की 25, क्योंकि बाजार में 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए और वो आखिरी के 5 साल होंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मैं अभी 35 ईयर्स का हूँ, सो मेरा रिटायरमेंट विल बी अराउंड 60। तो मोटा मोटा मान के चलूंगी करीब करीब आप 25 साल और अभी 25 साल जी दे सकते हैं। 1 2 आप कब से निवेश कर रहे हैं बाजार में, मतलब म्यूचुअल फंड में? मुझे निवेश करते हुए हो गए कम से कम 6 से 7 साल, बट मैंने बीच में विड्रॉ करा था क्योंकि मुझे अपना एक होम लोन भी लेना था। वो सब निजी निवेश तो ठीक है, बाजार से घबरा के तो नहीं निकाला ना आपने? नहीं, वो तो मैंने अपना घर खरीदने के लिए पैसे निकाले थे। चलिए, तो बढ़िया। तो पंकज सर, इनका पोर्टफोलियो आपने सुना, करीब 25,000 रुपए की SIP ये कर रहे हैं, 10% स्टेप अप की बातचीत भी इन्होंने की और अभी भी इनके पास बढ़िया चीज़ क्या है कि एज इनके फेवर में है। 1 दूसरा बहुत मतलब अर्ली एज से प्लान शुरू कर दिया, 7 साल तो 28 साल से तो ये निवेश कर रहे हैं, 28 साल की उम्र से, और 60 तक ये निवेश लेके जाएंगे। पोर्टफोलियो को बढ़ा भी सकते हैं, 7 लाख का भी पोर्टफोलियो है, घर खरीद ही लिया इन्होंने, तो मेजर असेट जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पूरी कर चुके हैं। 10 करोड़ का सालाना इनका लक्ष्य है। कैसे अचीव कर सकते हैं? फंड्स का एलोकेशन भी मोरलेस पूरी तरह से बैलेंस कह सकते हैं, क्योंकि कुछ एब्सोल्यूट फंड हैं, कुछ ब्लू चिप हैं, कुछ लार्ज कैप हैं, PF वगैरह में भी निवेश कर ही रहे हैं, 1 करोड़ का टर्म प्लान भी है, तो मेजरली पूरी तरह से ये हेज्ड हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल, देखिए चंदन जी, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है और 7 लाख रुपए आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं, प्लस 25,000 रुपीज पर मंथ की SIP है, 10% से आप स्टेप अप भी कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि मैं 12% के CAGR पर भी कैलकुलेट करूं तो 20 साल में बनते हैं करीब 5 करोड़ 33 लाख रुपए। और अभी आपने कहा कि आप इसे 20 साल के बजाय बढ़ाकर 25 भी कर सकते हैं, तो जो आपका टारगेट है 10 करोड़ का वो अचीव हो सकता है। 20 साल में तो मुश्किल लगता था, उसके लिए आपको SIP डबल करनी पड़ती और फिर स्टेप अप भी करना पड़ता, लेकिन जो आपने अभी कहा कि 5 साल और बढ़ा सकते हैं, देखिए ये जो टाइम होता है ना, इसका बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो जितना लंबा समय होगा उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 25 साल में 10 करोड़ रुपए आप अचीव कर पाएंगे। और स्कीम्स अच्छी हैं। एक सजेशन है कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इन दोनों फंड्स में एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है, दोनों में SIP के अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं जब भी मुमकिन हो आपके लिए। बाकी आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। तो आपका पोर्टफोलियो सही है, थोड़ा बहुत बदलाव की ज़रूरत है। आप सही ट्रैक पर भी हैं, सही दिशा में भी हैं, सही तरीके से बढ़ भी रहे आगे। सो बेटर ये कि आप अभी तो फिलहाल बने रहिए और कुछ बदलाव की ज़रूरत यहाँ आपको बताई जा रही है। पंकज सर, एक ऑब्जर्वेशन और थी मेरी, 4 सवाल आए, चारों के चारों सवालों में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ये सुनाई पड़ा है। सो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये टू मच है, सबके पास है, ऐसा फंड है जो सब लोग रख रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं? नो डाउट कि फंड में कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा फंड है, हर तरीके से वेल मैनेज्ड है, हर तरीके से इसने परफॉर्म करके दिया भी है, लेकिन क्या खाली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ही सही फंड है जिसके अंदर जाना चाहिए, या और फ्लेक्सी कैप फंड पे भी आप नज़र डाल सकते हैं? देखिए, मैं बताऊंगा कि इस वक्त पर फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप देखेंगे रिसेंट पास्ट में तो ये थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन एक वक्त था जब इस फंड की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी और अक्सर निवेशक पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इस फंड ने काफी लंबे समय तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि इस फंड के अंदर इंटरनेशनल एक्सपोजर था। तो जब आप कंपेयर करेंगे दूसरे फंड्स के साथ में, यदि उस वक्त पर आप देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है और बाकी फंड्स में एक्सपोजर नहीं है, इस फंड का एक्सपोजर था एक टाइम पे 26% के अराउंड एक्सपोजर इस फंड का इंटरनेशनल इक्विटीज में था, और जिस वजह से ये फंड इस कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इन्वेस्टर्स ये नहीं देखते कई बार कि एलोकेशन किस तरह का है, वो ये देखते हैं कि इस कैटेगरी में किस फंड का रिटर्न अच्छा आया है, और ये वजह रही कि फंड बहुत बड़ा हो गया, हर निवेशक के पोर्टफोलियो में ये स्कीम आ गई और इसने निराश भी नहीं किया, इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न भी दिया। लेकिन फिलहाल में क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी इसमें कम हो गया है और कुछ इंडिया की इक्विटी मार्केट ने बेटर परफॉर्म किया, तो इस वक्त पर देखेंगे तो दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड इस फंड के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो अभी आपको सवाल आने शुरू होंगे कुछ समय में भी, क्या क्या करना है, निकलना है कि इसमें रहना है।
बट सलाह यही है कि जिस वक्त आप इन्वेस्ट करें थोड़ा पोर्टफोलियो चेक करें। आज की डेट में भी देखेंगे कुछ फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे हैं जहां पर निवेश लार्ज कैप में ज्यादा है, कुछ ऐसे हैं जहां पर लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में है। तो सिर्फ नाम पर ना जाएं, आप उसका एलोकेशन देखें तब डिसाइड करें। पर फिलहाल के लिए इस फंड में आप बने रहें और इसकी परफॉर्मेंस फिर से अच्छी होगी, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्योंकि एक और ऑब्जर्वेशन था इसलिए पूछना भी ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। जानने से पहले जो 4 टॉप 4 फंड पंकज सर ने बताए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं, कहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, महिंद्रा मैन्युलाइफ का मल्टी कैप फंड और बजाज कैपिटल का फ्लेक्सी कैप फंड। तो 4 नाम अलग अलग एएमसी से अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं, निवेश की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो इन फंड्स के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल योर मनी को भी यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा।